तो दोस्तों हमने अपनी पिछली क्लास में बात की थी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, जिसमें हमने 1 से 4 तक जो प्रॉपर्टीज़ उसकी देखी थी उसको हमने समझने की कोशिश की थी। हमने समझाया भी था उसको, और हम 5वीं प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो कि सामने है आपके। वहाँ पे हमने कुछ बातें की थी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गए और मैं भी थोड़ा जो ज़रूरी टॉपिक्स था उससे भटक गया था, और इस वजह से, और वीडियो भी काफ़ी लंबा खिंच गया था, तो इस वजह से रोकना पड़ा हमें बीच में कुछ काम की वजह से। तो आज हम लोग इसको देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5 को, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड किए बिना हम इसे आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। मैं सफिशिएंट कंडीशन की बात करूंगा, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। हमारा बेसिक मुद्दा होगा यहाँ पे इस चीज को समझना कि ये कहना क्या चाहता है। तो हम लोग एक बार इसको पढ़ लेते हैं। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर 3 नॉन जीरो एंड नॉन कोलिनियर वेक्टर्स ए बी सी टू बी कोप्लेनर इज। तो ये कह रहा है कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन 3 नॉन जीरो और नॉन कोलिनियर वेक्टर्स की कोप्लेनर होने की क्या है, वो ये है कि उसका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाए। तो नॉन जीरो तो समझते हैं, नॉन जीरो का मतलब हो गया कि हमारा वेक्टर ए नॉन जीरो होगा, बी भी, यानी कि ये जीरो वेक्टर नहीं होगा, इसका मैग्नीट्यूड जीरो नहीं होगा। और नॉन कोलिनियर का मतलब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल या एंटी पैरेलल नहीं होंगे। तो ये हो गया हमारा नॉन कोलिनियर, ये नॉन जीरो हो गया, और ये हो गया हमारा नॉन कोलिनियर हो गया। अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस चीज़ को दिखाया जाए कि 3 नॉन कोलिनियर और नॉन जीरो वेक्टर्स अगर कोप्लेनर होने हैं तो उनके स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को जीरो होना पड़ेगा। तो उससे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक की बात कर लें। हम लोग यहाँ पे इसको हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री की में डील कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो बेसिक फंडामेंटल्स है वो क्या है, वो है कि जब हम यूक्लिडियन ज्योमेट्री की बात करते हैं तो उसमें हम 3 डायमेंशंस की बात करते हैं, यानी 3 पर्टिकुलर डायरेक्शंस की बात करते हैं। वही हमारा बेसिक है, उसको हम मान के चलते हैं। जैसे हम कहते हैं कि एक डायरेक्शन हमारा एक्स डायरेक्शन हुआ, एक वाई हुआ, एक जेड हुआ। तो क्या यही 3 डायरेक्शंस हैं? इनके अलावा कोई और डायरेक्शन नहीं हो सकती? एक हम कहते हैं, अगर मैं कहूँ कि एक वेक्टर तो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, एक वेक्टर तो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, एक इस डायरेक्शन में भी तो हो सकता है। तो ये तो ना तो एक्स में है, ना तो वाई में है, ना तो जेड में है। तो इसका मतलब इसको हम कैसे समझा सकते हैं? तो बेसिकली बात ये है कि हमने जो माना है कि हमारा 3 बेसिक डायरेक्शंस एक्स वाई जेड हैं, या हमारा ये जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री है वो इन 3 डायमेंशन में डील करती है। तो इन सब के बारे में क्या बात करती है वो, इसे मान लीजिए हमने ये नाम दे दिया। तो बेसिकली हमारा कहने का यहाँ पे ये तात्पर्य है कि ये हमारे 3 फंडामेंटल डायरेक्शन हैं। कोई भी और वेक्टर हो किसी और डायरेक्शन में हो, इन तीनों को छोड़ के, तो उसको हम इन तीनों के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि ए को हम लिख सकते हैं कुछ a1 एक्स कैप प्लस b1 वाई कैप प्लस c1 जेड कैप। ठीक उसी तरीके से हम लोग b को भी लिख सकते हैं a2 एक्स कैप प्लस b2 वाई कैप प्लस c2 जेड कैप। चूंकि हमने एक्स वाई जेड को अपना फंडामेंटल एक्सिस माना है, यानी कि ये इन्हीं के फॉर्म में हम सारी चीज़ें लिखेंगे, चाहे वो कोई डायरेक्शन हो, और इन्हीं के फॉर्म में लिखी जाएंगी। तो हम ए बी सी को इसके फॉर्म में, इसके रूप में लिख सकते हैं। तो ये बात तय हुई, हमारी 3 फंडामेंटल डायरेक्शन है एक्स वाई जेड। हम उसी में बात करेंगे, कोई भी वेक्टर होगा हम उसी के रूप में उसको डिराइव करेंगे। अब इन 3 फंडामेंटल एक्सिस से लगकर 3 प्लेन हमारे बेसिक बनते हैं, जिसको हमें थोड़ा जानना जरूरी होगा। हमने इसे कहा है y, इसे कहा है x, इसे कहा है z। अगर तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। तो हमने कहा कि हमने y एक्सिस और x एक्सिस को मिलाकर एक प्लेन बनाया। फिर हमने y एक्सिस और अपने z एक्सिस को मिला के एक प्लेन बनाया।
ये हो गया हमारा। फिर हमने अपने एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस को मिला के प्लेन बनाया। हम यहाँ पे प्लेन की बात क्यों कर रहे हैं वो आगे भी समझ में आ जाएगा। हमने इसे नाम दे दिया फर्स्ट प्लेन, सेकंड प्लेन, थर्ड प्लेन। और ये प्लेन इंपॉर्टेंट भी इसलिए हैं क्योंकि ये हमारे 3 फंडामेंटल एक्सिस से मिल के बन रहे हैं। मतलब दो एक समय में 2 फंडामेंटल एक्सिस मिल के एक प्लेन को बना रही हैं। तो ये हमारा कौन सा प्लेन हो जाएगा? ये प्लेन हमारा हो जाएगा, क्योंकि ये बन ही रहा है एक्स वाई एक्सिस से, तो ये हमारा हो जाएगा एक्स वाई प्लेन। और इसकी इक्वेशन हो जाएगी z इक्वल टू 0। अब वो कैसे होगी? हम कह रहे हैं ये एक्स वाई प्लेन है, यानी कि एक्स और वाई एक्सिस से मिल के बना हो, तो इसमें ये सारी डायरेक्शंस होगी। एक्स की डायरेक्शन वाली, ये वाई की डायरेक्शन वाली भी इसमें होंगी, और भी होंगी, चाहे ये हो गया या ये हो गया या ये हो गया। इन सारे डायरेक्शंस को हम अपनी इन बेसिक एक्स वाई डायरेक्शन में दिखा सकते हैं। मान लीजिए हमने कहा हमारा ये एक्स वाई हुआ और हमने एक ऐसा डायरेक्शन दिखाया, तो हम इसका इधर कंपोनेंट भी दिखा सकते हैं और इसी चीज़ का हम इधर कंपोनेंट्स भी दिखा सकते हैं। तो यानी कोई भी डायरेक्शन हो जो एक्स वाई प्लेन में है, उसको हम एक्स और वाई के फॉर्म में दिखा सकते हैं। तो ये प्लेन जो एक्स वाई एक्सिस से मिल के बना हुआ है, एक्स वाई प्लेन, इसमें कोई भी डायरेक्शन होगी वो या तो एक्स के डायरेक्शन में होगी या वाई के डायरेक्शन में होगी, या एक्स और वाई दोनों को मिला के बनी होगी। तो इसमें अब देख रहे हैं, इसमें एक्स भी होगा, इसमें वाई भी होगा, लेकिन इसमें जो है जेड नहीं होगा। जेड क्या होगा? जेड की जो डायरेक्शन होगी, हमने देखा इसमें एक्स डायरेक्शन भी आ रहा है, इसमें वाई डायरेक्शन के भी वेक्टर्स लाई करेंगे इस प्लेन में। और ऐसे वेक्टर जो एक्स वाई से मिल के बने हो, जिनमें दोनों कंपोनेंट हो, वो भी इस प्लेन में लाई करेंगे, इस प्लेन में आएंगे। लेकिन एक वेक्टर ऐसा है जो इस प्लेन में नहीं आएगा। वो कैसा है? वो वेक्टर है जिसमें जेड कंपोनेंट भी होगा। यानी जेड कंपोनेंट का मतलब हमें इस प्लेन से बाहर निकलना पड़ेगा। प्लेन से बाहर निकल गए तो प्लेन में तो हम हैं ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं कि इस प्लेन का इक्वेशन क्या है, क्योंकि हमने इसे ओरिजिन पे ले रखा है अभी के लिए। हम कह रहे हैं इसे, ये एक्स वाई एक्सिस से मिल के बना है, तो यहाँ पे तो जेड 0 है। बाकी अगर हम इसे थोड़ा शिफ्ट करके थोड़ा और ऊपर बनाए तो जेड कुछ होगा। तो यानी इसका जो है जेड 0 या कांस्टेंट होता है इस प्लेन का। ठीक, यानी कि इस प्लेन में अगर हम इसे एक्स वाई से ही डायरेक्ट बना रहे हैं तब तो कहेंगे जेड तो 0 होगा इस प्लेन में। और अगर हम एक्स वाई से हट के थोड़ा जेड एक्सिस पे किसी इस पॉइंट पे बना रहे हैं या इस पॉइंट बना रहे हैं तो जेड कांस्टेंट होगा। तो बेसिकली इस प्लेन की इक्वेशन क्या होती है? जेड इक्वल टू कांस्टेंट। वो उसके पोजीशन पे डिपेंड करेगा, वो ओरिजिन पे है कि कहाँ कहाँ है। ठीक उसी तरह हम आते हैं इस प्लेन पे जो कि बना है वाई और जेड से। तो इसमें वाई डायरेक्शन वाले वेक्टर्स होंगे, इसमें जेड डायरेक्शन वाले भी वेक्टर्स होंगे, इसमें कोई ऐसा वेक्टर भी होगा जिसमें दोनों डायरेक्शन हो, वाई और जेड। लेकिन इसमें वो वेक्टर नहीं होंगे जो इस डायरेक्शन में हो, यानी कि एक्स डायरेक्शन में हो। ये तो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये इस प्लेन में तो रहेगा ही नहीं। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि एक चीज़ ये भी देख रहे हैं कि एक्स वाई प्लेन का जो, मैं इसे दूसरे कलर से दिखा दूँ, एक्स वाई प्लेन की जो हमने बात की, इसका परपेंडिकुलर यानी ऐसा वेक्टर जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, वो कौन सा वेक्टर होगा? वो वेक्टर होगा हमारा जो बाहर निकल रहा हो, यानी कि जेड डायरेक्शन वाला, जेड कैप। आप समझ रहे हैं? ये तो हमारा एक्स हो, वाई हो गया, ये तो हमारा एक्स हो गया, ये डायरेक्शन एक्स हो गई, ये डायरेक्शन वाई हो गई। और सारे वेक्टर जो एक्स वाई कंपोनेंट रखते हैं वो इस प्लेन में आएंगे, लेकिन वो वेक्टर जिसमें जेड डायरेक्शन है वो इस प्लेन में नहीं आएगा। यानी कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी, वो ऐसे भी देख सकते हैं, ये हमारा एक्स डायरेक्शन हो गया, ये हमारा वाई डायरेक्शन होगा, तो इसके परपेंडिकुलर जो होगा वो हमारा जेड डायरेक्शन होगा। चूंकि ये प्लेन बेसिक एक्सिस से, हमारे फंडामेंटल एक्सिस से मिलके बना है, इसलिए अगर इसमें 2 डायरेक्शन एक्स और वाई हैं तो जो इसका प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा वो ऑब्वियसली जेड डायरेक्शन ही होगा। ठीक उसी तरीके से हमारा जो जेड वाई जेड प्लेन है, उसमें भी इस प्लेन में आने वाले वेक्टर वाई होंगे, जेड होंगे, या ऐसे वेक्टर जिनमें दोनों कंपोनेंट हो, वाई जेड हो। लेकिन इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो होगा हमारा जेड वेक्टर, सॉरी जेड कह रहा हूँ मैं, एक्स वेक्टर इसमें।
वाई जेड प्लेन का एक्स वेक्टर हो। ठीक उसी तरीके से इस प्लेन में एक्स भी आएंगे, वाई जेड भी आएंगे सॉरी, और कोई ऐसा वेक्टर जो इन दोनों को कंटेन किया हो वो भी आएगा। लेकिन इस प्लेन में एक वेक्टर जो ऐसा है वो इस प्लेन में लाई नहीं करेगा, वो इसके परपेंडिकुलर होगा। और वो कौन सी डायरेक्शन होगी? अगर एक्स और जेड है तो इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर जो हमारी एक्सिस होती है वो होती है वाई एक्सिस। तो ये हो गया। अब ये बेसिक चीज़ बतानी थी, इसके बाद हम लोग अब इसको समझेंगे। तो बेसिकली हमारे बताने का मतलब ये था कि अगर एक प्लेन है जो वाई और एक्स एक्सिस से मिल के बना है, दो एक्सिस से मिल के बना है, तो वो उसमें उन दोनों एक्सिस से मतलब अगर दो कोई प्लेन है जो दो एक्सिस से मिल के बना है तो उस प्लेन में वो सारे वेक्टर लाई करेंगे जो उन दो एक्सिस के डायरेक्शन में। जैसे एक्स और वाई से मिल के कोई प्लेन बना है तो उसमें सारे वो वेक्टर लाई करेंगे जो या तो एक्स डायरेक्शन में होंगे या वाई डायरेक्शन में होंगे या एक्स और वाई दोनों के डायरेक्शन में होंगे। और उस प्लेन की डायरेक्शन क्या होगी? अच्छा, ये जो परपेंडिकुलर की बात हम लोग अभी कर रहे थे वो बेसिकली हम कहते हैं ये प्लेन की डायरेक्शन है। प्लेन की डायरेक्शन क्या होगी? अगर कोई प्लेन ऑब्वियस सी बात है दो वेक्टर से मिलके बना है तो उसका परपेंडिकुलर वो तीसरा वेक्टर ही होगा। और हमने अभी बात की थी कि यूक्लिडियन में हम लोग अपने बेसिक जो डायरेक्शंस मानते हैं उसको एक्स वाई जेड ही मानते हैं। तो अगर हमारा प्लेन दो एक्सिस से मिलके बना है तो उसका परपेंडिकुलर तीसरा एक्सिस होना ही होना है और वही उसकी डायरेक्शंस होगी। ये बात हुई, हमने तीनों में करके दिखाया, तीन प्लेन लेके हमारे फंडामेंटल एक्सिस से होते हुए। अब हम बात कर रहे हैं, हमने कहा हमने ये एक्स एक्सिस बनाई, हमने एक्स वाई जेड ये तीनों एक्सिस हमने बना ली। हमने कहा कि हम तीन वेक्टर लेते हैं ए बी और सी। ये कैसे हैं? ये नॉन जीरो है, नॉन कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब पैरेलल नहीं है। और एक चीज़ और ध्यान देना है, हमें ये दिखाना है कि ये कोप्लेनर होंगे अगर इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा। यानी कि हम अभी के लिए हम इसको कोप्लेनर नहीं मान रहे हैं, वो हमें बाद में शो करना है। किसके थ्रू? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के थ्रू। तो हमने माना है कि हमारा एक वेक्टर ऐसे हो गया ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर हमारा बी ऐसे हो गया, और तीसरा वेक्टर हम किसी आर्बिट्री डायरेक्शन में मान लेते हैं हमारा तीसरा वेक्टर ये सी ये हो गया। ठीक है। अब देखिए इसमें ना तो कोई जीरो वेक्टर है ना तो कोई इसमें कोप्लेनर वेक्टर सॉरी कोलिनियर है। और चूंकि हमें प्रूव करना है कि ये कोप्लेनर होंगे अगर इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो होगा, तो हमने अभी के लिए इसको कोप्लेनर भी नहीं माना है। और आप कहेंगे कि अगर आपके मन में विचार आ रहा हो कि इस जो हमारा सी वेक्टर है इसको हम एक्स वाई के जेड के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिकली इसका हम कंपोनेंट करके हम इसको इन्हीं तीन वेक्टर्स के डायरेक्शन में लिख सकते हैं, उसके फॉर्म में लिख सकते हैं। अभी के लिए हमने जेड सी को किसी ऑर्बिटरी डायरेक्शन में मान लिया है और हम आगे प्रूव करेंगे। तो अब इससे मिलके जो हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा? हमने बताया था हम उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये बराबर होता है हमारे ए डॉट बी क्रॉस सी से, या ये बराबर होगा हमारा बी डॉट सी क्रॉस ए से, या ये बराबर होगा हमारा सी डॉट ए क्रॉस बी के। तो यानी कि अगर हम इसमें से किसी एक को प्रूव कर दें तो ऑटोमेटिकली वो दो जो बाकी दो बचे हुए हैं वो अपने आप प्रूव हो जाएंगे उसी के थ्रू। तो हम इस तीसरे को लेके चलते हैं। हमने कहा कि ये हमारा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, अगर इसको जीरो होना है, अगर इस क्वांटिटी को जीरो होना है तो हमने कंडीशन हमें ये प्रूव करनी है कि ये तीनों वेक्टर कोप्लेनर होंगे। यानी कि ये वेक्टर जो हमारा ये सी वेक्टर है ये किसी आर्बिट्री डायरेक्शन में ना होके इसी वाले प्लेन में आएगा जिसमें पहले से ही वेक्टर ए और वेक्टर बी हैं। तो चलिए ठीक है। अब अगर हम कहते हैं हमने वेक्टर ए और बी का जो हमारा वेक्टर ए इसमें ये रहा है हमारा वेक्टर ए ये, और वेक्टर बी हमारा ये है, हमने इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया है। तो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो मान लीजिए वो वेक्टर हमारा
अभी के लिए हम इसे मिटा देते हैं। ये जो 0 हमने लिखा है ये तो हमें प्रूव करना है बेसिकली कि 0 तब होगा जब हम मानेंगे कि तीनों वेक्टर हमारे कोप्लेनर हैं। तो अभी हम उसको करेंगे। तो हमने माना कि ये जो ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट से जो नया वेक्टर आ रहा है वो हमारा हो गया डी वेक्टर। और ध्यान की बात यहाँ पे ये है कि जो ये डी वेक्टर होगा ये परपेंडिकुलर होगा, बोथ ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यानी कि इन ए और बी का जो ये वेक्टर है, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर आएगा वो तो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पे गौर से ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर ये इस प्लेन में है तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सी डायरेक्शन होगी, हमने अभी बात की थी, ये होगी जेड डायरेक्शन। और हमने वेक्टर सी को किसी ऑर्बिटरी डायरेक्शन में माना हुआ है। वेक्टर सी को हमने किसी ऑर्बिटरी डायरेक्शन में माना हुआ है। तो यहाँ से क्या हुआ, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। अब डी वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर हैं, ये हमने देखा भी। और इसको हम अगर मान लेते हैं जेड डायरेक्शन में, ठीक है, मान क्या लेते हैं, हमने तो अभी यहाँ से दिखाया है कि ये जो परपेंडिकुलर इस प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी वो जेड डायरेक्शन होगी हमारी। अब इस पूरी चीज़ को 0 होना है, जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी कि हमारे इस स्केलर प्रोडक्ट को 0 होना है। तो अगर इस पूरी चीज़ को यानी इस सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और इस डी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होना है तो वो क्या होगा। अच्छा, एक चीज़ हम यहाँ से मैं बताना भूल गया, मैं उसको तो कवर कर दे रहा हूँ। ये वेक्टर ये क्वांटिटी 0 होने की दो कंडीशंस हैं। एक तो जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसको हम अभी आगे बात भी करेंगे, एक तो ये है कि ये प्रोडक्ट ही 0 हो जाए, ए क्रॉस बी का प्रोडक्ट 0 हो जाए और 0 का फिर सी से डॉट प्रोडक्ट लेंगे वो भी 0 हो जाए, तो कह देंगे कि 0 हो गया। लेकिन वो कब होगा 0, या तो ये दोनों वेक्टर 0 हों, ए डॉट बी, सॉरी ए वेक्टर ए और बी, जो कि बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि हमें पहले से ही दिया हुआ है कि वेक्टर ए बी सी तीनों नॉन जीरो हैं। या फिर वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों पैरेलल हों, यानी इन दोनों के बीच में जो एंगल हो वो 0 हो, तभी तो एक मॉड ए मॉड बी साइन 0 बराबर 0 होगा इनका क्रॉस प्रोडक्ट। वो भी नहीं हो सकता, वो भी दिया हुआ है कंडीशन कि नॉन कोलिनियर, एक दूसरे के पैरेलल हो ही नहीं सकते ये। तो ये हुआ, वो कंडीशन तो ख़त्म, यानी कि ये ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट है उसका 0 आने का जो कंडीशन है वो तो ख़त्म ही हो गया। नॉन जीरो दिया हुआ है, नॉन कोलिनियर दिया हुआ है। तो हम जिस चीज़ की यहाँ पे बात कर रहे हैं वो ध्यान देने वाली बात है। तो हमने यहाँ से दिखाया कि ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट डी आया। डी ऐसा वेक्टर है जो ए और बी के परपेंडिकुलर है, और ए और बी को हमने एक्स वाई प्लेन में मान रखा है अपने यहाँ पे। आप देखेंगे एक्स वाई प्लेन में हमने पहले से ही मान रखा है कि हमारे वेक्टर ए और बी इस प्लेन में हैं। बाकी सी को हमने किसी आर्बिट्री डायरेक्शन में माना हुआ है। और हमने देखा कि जो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ए और बी का आता है वो वेक्टर डी है और उसकी डायरेक्शन जेड है। और वेक्टर सी और डॉट प्रोडक्ट इस जेड डायरेक्शन के डॉट प्रोडक्ट से होने पे 0 आना है। तो ये कब होगा, ये तब होगा जब वेक्टर सी ऐसा हो कि वो जेड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो। अब जेड डायरेक्शन के परपेंडिकुलर तो दो डायरेक्शन आती हैं, एक तो आती है एक्स डायरेक्शन, एक आती है वाई डायरेक्शन, ठीक है। यानी कि सी वेक्टर कुछ ऐसा हो जिसमें मान लीजिए हमने मान लिया एक्स ना मान के कुछ पी क्यू मान लेते हैं अगर हम, तो वो ज़्यादा सही रहेगा। यानी कि हमारा सी वेक्टर कुछ ऐसा होगा जो कि होगा इन दोनों कंपोनेंट को लिए हुए, जिसमें एक्स कंपोनेंट भी होगा वाई कंपोनेंट भी होगा, लेकिन जेड कंपोनेंट नहीं होगा क्योंकि हमें इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट को 0 करना है। तो पी आई कैप प्लस क्यू जे कैप, ऐसा कुछ इस फॉर्मेट में यही होगा। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ, ये पी क्यू कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सी होगा वो कुछ इस फॉर्मेट का होना चाहिए। किसके लिए, ताकि ये प्रोडक्ट हमारा 0 हो जाए। यानी सी का डॉट वेक्टर सी का जेड के कैप से अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें,
यानी इस सी का जो हमने अभी यहाँ पे दिखाया है उसका हम अगर के से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो ये 0 आता है। उसकी कंडीशन क्या है कि हमारा सी वेक्टर कुछ इस फॉर्म में होना चाहिए। अब यहाँ पे पी 0 भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में सी वेक्टर हमारा क्यू जे हो जाएगा, या क्यू 0 हो सकता है, तो उस कंडीशन में हमारा सी वेक्टर पी आई हो सकता है। तो बेसिकली बात इतनी सी है कि हमारा सी वेक्टर कुछ ऐसा होगा जिसमें एक्स वाई कंपोनेंट होंगे, जेड कंपोनेंट नहीं होगा, अगर उसको 0 होना है उसके डॉट प्रोडक्ट को। तो अभी हमने पीछे बात की थी कि एक्स वाई प्लेन में वो सारे वेक्टर आएंगे जिसमें या तो एक्स हो या तो वाई हो या फिर एक्स और वाई दोनों हो। और अभी हमने देखा यहाँ पे नीचे कि सी हमारा वेक्टर कुछ ऐसा ही है जिसमें किसी कंडीशन में एक्स भी हो सकता है, किसी कंडीशन में वाई भी हो सकता है, या किसी कंडीशन में एक्स वाई दोनों हो सकते हैं। तो उससे क्या प्रूव हुआ कि हमने ए वेक्टर और बी वेक्टर को तो लिया ही था इस डायरेक्शन में, बाकी इसके इन तीनों वेक्टर के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को 0 होने के लिए तीसरा वेक्टर जो सी होगा उसको भी इसी प्लेन में आना पड़ेगा। ये बेसिक सी चीज़ यहाँ से प्रूव होती है, क्योंकि जो सी वेक्टर का फॉर्म आया है वो है कुछ ऐसा, पी आई प्लस क्यू जे, और ये फॉर्म इस प्लेन में लाई करेगा, यानी ये तीनों वेक्टर ए बी सी को प्लेनर होंगे। सीधी सी बात है ये। ठीक उसी तरीके से आप ये प्लेन ले लीजिए, ये आप इसमें कोई वेक्टर ले लीजिए, मान लीजिए आपने ये वेक्टर ले लिया और एक कोई वेक्टर इधर को ले लिया, किसी भी डायरेक्शन में आप उसमें प्रूव करेंगे तो उसमें भी रिजल्ट यही आना है। और ऐसे करके अभी तो हमने इसको प्रूव किया, फिर ऐसे करके इसको भी प्रूव कर सकते हैं, इसको भी प्रूव कर सकते हैं, तीनों प्रूव करके 0 आएगा और उसकी जो कंडीशन निकलेंगी वो ये होगी कि तीनों प्लेनर होंगे। तो बेसिक सी यही चीज़ थी हमें समझानी। और पिछली क्लास में मेरे ख्याल से वो चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई, मैं भी थोड़ा आउट ऑफ रिदम हो गया था, तो आज उस बात को अच्छे से समझाने के लिए हम लोग फिर से आए हैं, और मैंने पूरी कोशिश भी की समझाने की। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी आज के लिए यहीं पे रोकते हैं, अगली क्लास में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे। थैंक यू।